हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देंगे 26 देश, यूक्रेन बॉर्डर पर इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी। जेलेंस्की ने ट्रंप से भी समर्थन मांगा। खबर है कि 26 यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को पोस्ट वॉर सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में एक इंटरनेशनल फोर्स भी तैनात की जाएगी। मैक्रो ने कोएलिशन ऑफ विलिंग्स समिट के बाद प्रेस मीट में ये जानकारी दी है। इस बैठक में EU समेत 35 देशों के नेता शामिल हुए हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समिट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत की और गारंटी के लिए समर्थन देने को कहा। हिमाचल के 32 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड, गवर्नर ने सम्मानित किया। खुद सम्मान लेने से इनकार, सोलन के शशि पाल को राष्ट्रपति ने नवाजा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 32 शिक्षकों को शुक्रवार को स्टेट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। शिमला के पीटर हॉफ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इन्हें सम्मानित किया। इसमें 26 स्कूल टीचर और 6 कॉलेज के शिक्षक शामिल हैं। वहीं सोलन के समरोर स्कूल के JBT शिशुपाल को यहां दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किए। वहीं स्टेट टीचर अवार्ड पाने वाले इन टीचरों को 1 साल का सेवा विस्तार, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं शिमला में यहां साल 2024 के नेशनल टीचर अवार्डी सुनील कुमार को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया। युवाओं का दिल टूट रहा, 72% इमोशनल स्ट्रेस से बीमार, ECG इको रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी आया हार्ट अटैक। दवाइयों का सालाना खर्चा 1286 करोड़। मैं न सिगरेट पीता हूँ न ही शराब, जिम में एक्सरसाइज भी करता हूँ, साथ में खाने का भी विशेष ध्यान रखता हूँ, फिर मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? ये सवाल हमीदिया अस्पताल के ICU में भर्ती 30 साल के राहुल का है। बता दें कि राहुल ने ये सवाल कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा से किया। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ज्यादातर युवाओं की समस्या बनती जा रही है। इलाज के लिए हमारे पास आने वाले युवा जो मेजर व माइनर मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि MI हार्ट अटैक के कारण आते हैं, उनमें से 72% में ये स्थिति देखने को मिल रही है। इधर भारत में फार्मास्यूटिकल मार्केट का एनालिसिस करने वाली कंपनी एक्यूएंट की रिपोर्ट 2025 भी सामने आई है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर साल 1286 करोड़ रुपए दिल के मरीजों की दवाइयों पर खर्चा करना पड़ रहा है। ये आंकड़ा देश में 31,000 करोड़ से अधिक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, भारत में बुजुर्ग बढ़े, केरल में सबसे ज्यादा, 50 साल में बच्चों की आबादी भी 17% घटी। भारत की आबादी अब धीरे धीरे उम्र दराज हो रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट के मुताबिक देश में 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही कामकाजी उम्र यानी 15 साल से लेकर के 59 साल के लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश की कुल प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट 1971 में 5.2 थी, जो कि 2023 में घटकर 1.9 रह गई है। 0 से 14 साल के बच्चों की आबादी 1971 से 1981 के बीच 41.2% से घटकर 38.1% हो गई थी। इसके बाद 1991 से 2023 के बीच ये और घटकर 24.2% रह गई, यानी कि पिछले 50 साल में बच्चों की हिस्सेदारी में करीब 17% की गिरावट आई है। ट्रंप ने कहा, हमने भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया, उनका भविष्य अच्छा हो। कल कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को जरूरी बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आशंका जताई है कि रूस और भारत अब चीन के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप की इस पोस्ट पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं और भारत समेत बाकी के देशों पर हाई टैरिफ लगाने के मामले की सुनवाई US कोर्ट में चल रही है। ट्रंप ने इस कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा।
ट्रंप की डिनर पार्टी में शामिल हुए दिग्गज टेक बिजनेसमैन एलन मस्क को न्योता नहीं, 5 भारतीय मूल के सीईओ भी पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात को व्हाइट हाउस में टेक बिजनेसमैन के लिए डिनर रखा। इसमें गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ओपेनएआई सीईओ सैम ऑल्टमैन समेत कई दिग्गज उद्योगपति शामिल हुए। हालांकि टेस्ला सीईओ एलन मस्क को इसके लिए न्योता नहीं दिया गया था। ट्रंप ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब इतने सारे बुद्धिजीवी एक साथ मिले हों। इन्होंने इस टीम को हाई आईक्यू ग्रुप कहकर संबोधित किया। ट्रंप ने सभी अधिकारियों से पूछा कि वे अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक यह डिनर प्रेसिडेंट हाउस के रोज गार्डन में होना था, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण ये स्टेट डाइनिंग रूम में किया गया। हरियाणा में बेटे की चाहत में विदेश जा रहे दंपत्ति नेपाल थाईलैंड में करा रहे भ्रूण लिंग जांच। 9 जिलों पर एसटीएफ की नजर। हरियाणा में सरकार की सख्ती से लिंग जांच गिरोह पड़ोसी राज्यों के बजाय विदेशी धरती पर सक्रिय हो गया है। बेटे की चाहत में प्रदेश की महिलाएं नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जाकर लिंग जांच करा रही हैं। इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पड़ोसी राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में लिंग जांच करने वाले सेंटरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विदेशी धरती में लिंग जांच के लिए हरियाणा के लोगों की सबसे पसंदीदा जगह नेपाल हो गई है। सरकार के पास इसका इनपुट है, लेकिन विदेश में जाकर इस पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। वहीं सूत्रों की माने तो नजदीक और सस्ता होने के कारण लोग ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होकर नेपाल के पोखरा जा रहे हैं। यहाँ 5,000 रुपए में लिंग जांच किया जा रहा है, जबकि लिंग जांच के नाम पर गिरोह के सदस्य 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं। भारत में पहली टेस्ला कार महाराष्ट्र के मंत्री ने खरीदी। बोले, लेने का मकसद ईवी के प्रति जागरूकता फैलाना, पोते को गिफ्ट करूंगा। इलॉन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई की भारत में पहली डिलीवरी की है। 5 सितंबर को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए शोरूम से मॉडल वाई की पहली डिलीवरी ली। वहीं प्रताप सरनाइक ने इस मौके पर कहा कि उनका मकसद लोगों, खास करके युवाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बच्चे इन कारों को जल्दी देखें और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की अहमियत समझें। ये कार मैं अपने पोते को गिफ्ट करूंगा। ट्रंप टैरिफ का बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर सबसे ज्यादा असर। अंबानी, अडानी, बिरला पर 50% ऊंचे टैरिफ का दबाव बढ़ रहा, बदल रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी। अमेरिकी टैरिफ ने देश के टॉप बिजनेस फैमिली की चिंता बढ़ा दी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप और आर्सेलर मित्तल जैसी कंपनियों को इन टैरिफ के चलते नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये कंपनियां टैरिफ की मार से बचने के लिए अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में बदलाव कर रही हैं। कुछ कंपनियां अमेरिका समेत कम टैरिफ वाले देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं और इन कुछ देशों में पहले से मौजूद अपनी सहायक कंपनियों के जरिए एक्सपोर्ट पर विचार कर रही है। इससे पहले व्हाइट हाउस के बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत के कुछ सबसे अमीर परिवारों पर रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया था। बनासकांठा में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ाई, 40 लाख के नोटों के साथ 2 गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी पर 16 मामले दर्ज हैं। बता दें कि गुजरात में बनासकांठा पुलिस ने डीसा तालुका के महादेविया गांव में नकली भारतीय नोट बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है। गुरुवार देर रात की गई छापेमारी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 40 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट और उन्हें बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। बनासकांठा पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा एलसीबी को विशेष सूचना मिली थी कि महादेविया गांव में नकली नोट बनाए जा रहे हैं। इसके आधार पर एलसीबी की टीम ने बीती देर रात गांव में छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वहां से 40 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं। भारत 5वीं जनरेशन के विमान के इंजन अमेरिका से लेगा, 14,000 करोड़ की डील। अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक देने को भी तैयार। बता दें कि टैरिफ वॉर की तल्खी के बीच भारत की विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE के बीच जेट इंजन को लेकर कई रक्षा समझौते फाइनल स्टेज में हैं। HAL सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा सौदा जेट GE 414 इंजन का होने जा रहा है। ये इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान M यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेगा। GE ने इस इंजन की 80% तकनीकी ट्रांसफर करने की HAL की शर्त मान ली है। सौदे में ये तय होना है कि GE इस इंजन के बाकी पार्टनर्स के साथ तकनीकी ट्रांसफर की सहमति खुद लेगी या फिर HAL को बातचीत में सहयोग देगी। CDS बोले, देश के लिए विचारधारा जरूरी, जैसे शरीर में खून। दुश्मन परमाणु हथियारों से लैस।
पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद बड़ी चुनौती। गोरखपुर यूपी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भूमि राष्ट्र की भौतिक पहचान है और राष्ट्र की विचारधारा की सुरक्षा भी जरूरी है। एक राष्ट्र के संचालन के लिए विचारधारा उतनी ही जरूरी है जितना शरीर के लिए खून। ये प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देती है। जनरल चौहान ने कहा कि दुश्मन परमाणु हथियारों से लैस है। सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। आजादी के बाद से सीमा विवाद को लेकर कई लड़ाइयां हुई हैं और चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। फिर क्षेत्रीय अस्थिरता। कांग्रेस की मांग, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को आरक्षण मिले। शीतकालीन सत्र में सरकार प्रस्ताव लाए। कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र में अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव लाने की मांग की है, जिससे निजी शैक्षणिक संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को आरक्षण मिल सके। कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में इन छात्रों की संख्या बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट पहले आरक्षण से जुड़े हुए इस अनुच्छेद को वैध ठहरा चुका है, लेकिन पिछले 11 सालों में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार को अब इस पर कानून बनाना चाहिए। सीएम सिद्धरमैया ने राष्ट्रपति से पूछा, कन्नड़ आती है? मुर्मू बोली, हर भाषा परंपरा से प्यार, कन्नड़ भी सीखूंगी। बीजेपी का सवाल, सोनिया से पूछने की हिम्मत है? कर्नाटक के मैसूर में 1 सितंबर को अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान का गोल्डन जुबली समारोह था। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया भी मौजूद थे। वे पहले स्पीच देने गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या आपको कन्नड़ आती है? मैं कन्नड़ में बात करता हूँ। सिद्धरमैया के स्पीच के बाद द्रौपदी मुर्मू भाषण देने के लिए आई। उन्होंने सिद्धरमैया को जवाब देते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी कि कन्नड़ भले ही मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन यह कर्नाटक की भाषा है। मुझे भारत की हर भाषा, संस्कृति और परंपरा से प्यार है। मैं उनका सम्मान करती हूँ। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि सब अपनी भाषा को जीवित रखिए, अपनी संस्कृति और परंपरा को जिंदा रखिए। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कन्नड़ भाषा धीरे धीरे सीखने की कोशिश करूंगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि सिद्धरमैया में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से यही सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस। 653 मंत्रियों में से 174 पर दुष्कर्म, मर्डर जैसे गंभीर आरोप। इनमें भाजपा के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर, देश भर के 302 मंत्री तकरीबन 47% पर खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं और इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्यापहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 29 मंत्री यानी कि 40% ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। ये जानकारी चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आई है। एडीआर ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों यानी एफिडेविट का विश्लेषण किया है। एडीआर ने यह भी कहा है कि जिन शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है वे 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे। इन मामलों की स्थिति बदल भी सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा था जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाने की बात कही गई थी। मुंबई में अनंत चतुर्दशी से पहले ब्लास्ट की धमकी, हाई अलर्ट। पुलिस को मिले मैसेज में दावा, लश्कर के 14 आतंकवादियों ने 34 गाड़ियों में बम लगाए हैं। बता दें कि मुंबई पुलिस को यहां गुरुवार देर रात को व्हाट्सएप पर धमकी भरा एक मैसेज मिला था जिसमें दावा किया गया कि लश्कर-ए-जिहादी के 14 आतंकवादी शहर में आ चुके हैं। आतंकवादी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाकर बम ब्लास्ट करने वाले हैं। बता दें कि धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने शहर भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को गणेशोत्सव का अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु सड़कों पर निकलेंगे, इसलिए सुरक्षा को और भी सख्त कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने शहर के अहम इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और कई जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। अजीत पवार ने फोन पर महिला IPS को धमकाया, वीडियो भी सामने आया। अठावले बोले, डिप्टी सीएम को पता नहीं था कि वो अधिकारी हैं, बाद में गलती मानी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष अजीत पवार का महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा से बहस का वीडियो सामने आया। इसमें वे महिला अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना 31 अगस्त को सोलापुर जिले के कुर्दू गांव की बताई जा रही है, जहां पर IPS मुरम का अवैध खनन रोकने पहुंची थी।
वीडियो में नजर आ रहा है कि सिविल ड्रेस में आईपीएस अंजना कृष्णा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी हुई हैं और उनके आसपास कुछ लोग हैं। आईपीएस की कॉल पर अजीत पवार से बात चल रही है। दावा है कि अजीत पवार आईपीएस को कार्रवाई रोकने के लिए कह रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि मुझे लगता है कि अजीत पवार एक बहुत मजबूत नेता हैं और एक अच्छे प्रशासक हैं। उन्होंने बाद में बताया कि क्या हुआ, उन्होंने गलती से ऐसा किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह एक अधिकारी थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने जो किया वह सही नहीं था। यूपी में सबसे ज्यादा कानपुर वाले देते हैं गाली। टॉप 10 शहरों में लखनऊ और प्रयागराज। चौथी क्लास के बच्चे भी देते हैं गालियां। 2 केस पहले जान लीजिए। पहला आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में 9 अगस्त की रात को राज बहादुर सिंह उर्फ मंगला की पीट कर हत्या कर दी गई। 18 अगस्त को पुलिस ने केस को सॉल्व कर लिया। आसिफ शेख 19 वर्षीय और 20 वर्षीय मेहताब आलम को पकड़ा गया है। दोनों ने कबूल किया कि मंगला बार बार गाली देता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा केस है संभल की 2 बहनें महक और परी को एफआईआर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पहले हम अच्छे लोग वीडियो अच्छे बनाते थे लेकिन व्यूअर्स नहीं आते थे, फिर किसी को देखकर गाली गलौज वाले वीडियो बनाए जिससे हमारे फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ने लगे। हमें इसमें मजा आने लगा, रातों रात फेमस हो गए। गिरफ्तारी के बाद 1.5 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। ये 2 केस बताते हैं कि यूपी में गाली कितनी आम बात है। किसी बात पर गुस्सा निकालना है तो गाली और फेमस होना है तो गाली। रिसर्च भी यही कहती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग गाली का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 साल तक चले सर्वे में ये निकलकर सामने आया है कि यूपी में गंदी गंदी गालियां चौथी क्लास के बच्चे भी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा शहर या राज्य गाली देने में सबसे आगे है। देश भर में किए गए एक सर्वे में दिल्ली को भारत की सबसे ज्यादा गाली देने वाली जगह बताया गया है। करीब 70,000 लोगों पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक राजधानी के 80% लोग खुद स्वीकार करते हैं कि वे रोजमर्रा की बातचीत में गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। गाली देने के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार भी पीछे नहीं है। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार के 74% लोग गाली देते हैं। देश के दोनों ही राज्य तीसरे पायदान पर हैं और यहाँ युवाओं में गाली देने की प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई है। पीईटी परीक्षाओं के लिए रेलवे ने जारी की स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर से गोमती नगर के बीच 5 से 8 सितंबर तक चलेंगी। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपीएस एसएससी पीईटी को देखते हुए गोरखपुर और गोमती नगर के बीच अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष गाड़ी 5 से 8 सितंबर के बीच 3 फेरों के लिए चलाई जाएगी। आप यहां पर गाड़ियों के नाम और टाइमिंग देख सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके देखिए। कानपुर में दुकान, मकान और फ्लैट खरीदना हो गया महंगा। नए सर्किल रेट लागू। शहर के बाहरी इलाकों में अधिक बढ़े मूल्य। कानपुर में नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं। जमीन, दुकान, मकान और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। सबसे ज्यादा सर्किल रेट मेहरबान सिंह पुरवा के बढ़ाए गए हैं। पहले यहाँ पर आवासीय जमीन 4600 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, जो कि अब बढ़कर के 10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है। हालांकि कुछ राहत भी दी गई है। फ्लैट के सामान्य सुविधा शुल्क के रूप में पड़ने वाला 18% सर्किल रेट समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह कृषि भूमि की खरीद में थोड़ी राहत दी गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सबसे ज्यादा सर्किल रेट सरसौल, चौबेपुर, ककवन, शिवराजपुर, पतारा, घाटमपुर में बढ़े हैं। यहाँ पर औसत करीब 34.99% की बढ़ोतरी की गई है। कानपुर में सभी कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन। हर मोहल्लों में नगर निगम की वैन पहुंचेगी। देश का बनेगा पहला शहर। देश में पहली बार कानपुर ऐसा शहर बन गया है जहां पर नगर निगम ने सभी कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुवार से शुरू हुए इस अभियान के तहत शहर के करीब 1.25 लाख से अधिक कुत्तों को टीकाकरण किया जा रहा है और इसका मकसद है अगर कोई कुत्ता इंसान को काट भी ले तो उसमें रेबीज संक्रमण ना फैले। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. निरंजन ने बताया कि अभियान की समय सीमा 3 महीने तय की गई है और इस दौरान आवारा कुत्तों के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा और पालतू कुत्तों को निःशुल्क वैक्सीनेशन तभी लगेगी जब उनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में हो। आगरा में ग्वालियर हाईवे पर 118 करोड़ से बनेगा नाला। जल भराव और सीवर समस्या से मिलेगी निजात। क्षेत्रीय लोग सालों से झेल रहे हैं परेशानी। आगरा में ग्वालियर हाईवे पर 118 करोड़ रुपए से नाला बनेगा। इसके लिए प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। नाला बनने से सालों से जल भराव और सीवर की समस्या झेल रहे लोगों की परेशानियां दूर होगी। ग्वालियर हाईवे पर जल भराव से निजात पाने के लिए प्रशासन ने शासन को नाला निर्माण करने के लिए 118 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है और इससे लगभग 10 किलोमीटर लंबा नाला बनेगा। जल भराव के विरोध में लंबे समय से क्षेत्रीय लोग आंदोलन कर रहे हैं।
जल निगम की निर्माण और डिजाइन शाखा नाला निर्माण करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर पहले सप्ताह में संभावित। 2 से 3 चरणों में हो सकता है मतदान। नवंबर में होगी मतगणना। बिहार विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में हो सकती है। चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार में वोटिंग 2 से 3 चरणों में करवाए जा सकते हैं। आयोग की ओर से अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग बिहार में मतदान कराने को लेकर अपनी तैयारियों की अंतिम रूप देने में लगा हुआ है और मतदाता सूची को अपडेट करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। चुनावी कार्य के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। निशांत को उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा बोले पटना का नाम पाटलिपुत्र हो। तेजस्वी यादव बोले नीतीश चुनाव तक सीएम। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के भविष्य को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं तो जदयू खत्म हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए। मुंबई चेन्नई का नाम बदल सकता है तो पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो सकता। बिहार की सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे। केंद्र की सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा पद की नहीं बल्कि परिवर्तन की बात करता है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ चुनाव तक ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन नए सिरे से होगा। रैली में आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में भीड़ जुटी। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कुशवाहा समाज को एकजुट करना था। रैली में नोखा विधायक और पूर्व मंत्री अनीता चौधरी मौजूद थी। 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी बहाली। टीआरई 4 के लिए शिक्षा मंत्री का ऐलान। टीचर्स डे पर कई शिक्षकों को किया सम्मानित। पटना में टीचर्स डे पर राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में बिहार में 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। बता दें कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राज्य भर से चयनित 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने इन शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम कर रही है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और बेहतर संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नई बहाली इसी कड़ी का हिस्सा होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कश्मीर की तर्ज पर होगा एक्शन। केंद्रीय गृह सचिव आईबी चीफ छत्तीसगढ़ में अफसरों की ले रहे बैठक। 4 राज्यों के डीजीपी शामिल। बता दें कि बारिश के बाद नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी तेज की जाएगी और इसी रणनीति को तय करने के लिए नया रायपुर के निजी रिसोर्ट में अहम बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधि और नक्सल ऑप से जुड़े हुए आला अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक को लीड केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और आईबी चीफ तपन कुमार डेका कर रहे हैं। एमपी के शिक्षकों को मिलेगा 4था क्रमोन्नति वेतनमान। सीएम बोले कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाएंगे। सरकार पर 117 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को 4था क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में ये ऐलान किया। सीएम ने कहा कि इसमें 117 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर आएगा, लेकिन इसमें भी हमें आनंद की अनुभूति होगी। सरकार शिक्षकों के लिए हमेशा बेहतर काम करेगी। भोपाल के प्रशासन अकादमी में चल रहे कार्यक्रम में सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षक देश में मौजूद हर बोर्ड यानी सीबीएसई और आईसीएसई को सीधी टक्कर दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे देश में आयोजित होने वाली कठिन परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर 4थी समयमान वेतनमान लागू किया जाएगा।
स्कॉर्पियो थार वाले उठा रहे हैं गरीबों के नाम का गेहूं। केंद्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 12 साल से 25 लाख से ज्यादा आय वालों का खाद्य योजना में नाम है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि NFSA योजना यानी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का राशन पिछले 12 सालों से 25 लाख टर्नओवर से ज्यादा वाले कंपनी मालिक, स्कॉर्पियो थार जैसे वाहन रखने वाले ठेकेदार उठा रहे हैं। इस लिस्ट में कारोबारी ठेकेदार, कंपनियों के मालिक और महंगी गाड़ियों वाले लोग भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि राजस्थान में अब तक लगभग 30 लाख अपात्र लोगों को योजना से हटाया जा चुका है। गरीबों का राशन खाने वाले ऐसे लोगों में राज्य में सबसे आगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर के कारोबारी हैं। आज का सुविचार, शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदर होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके हृदय में ऐसे गुण हैं, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।